हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक सेल। दिस इज गीतांजलि राठौर। और बच्चों, जो अपनी नीट प्रारंभ सीरीज चल रही थी उसी में अपन पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ रहे थे और आज अपन उसका लास्ट लेक्चर लेने वाले हैं, दैट इज लेक्चर 5। अपन ने वहां पर एटॉमिक रेडियाई पढ़ लिया था, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ लिया था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी भी बोलते हैं पढ़ लिया था। आज लास्ट लेक्चर में बच्चों अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फिर इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग देखेंगे, पीरियोडिक ट्रेंड्स देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे। और अपन ने सभी के लिए ऐसा ही करा था, एटॉमिक रेडिया का भी सेम करा था और सेम ही सभी के लिए जितनी भी ट्रेंड्स पढ़ी है उनके लिए करा था। फिर अपन एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स देखेंगे और यहाँ पर बोन हैबर साइकिल वगैरह भी अपन एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है बच्चों? is a measure of tendency of an element to attract electron to itself in a covalent bonded molecule। और आप इसको सिंपली ये भी बोल सकते हो, क्या हो सकता है? अट्रैक्ट shared pair of electron towards itself। क्या बोल सकते हो कि वो अपनी तरफ अगर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है तो इसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलेंगे। मान लो जैसे ये ए और बी है, ठीक है, ए और बी में से यहाँ पर क्या है, एक बॉन्ड जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बी का है, एक इलेक्ट्रॉन ए का है। अब अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक सिंपल सी चीज हो रही है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ए की वो ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से, इसीलिए वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पा रहा है। और अगर वो खींचेगा तो इस पे आ जाएगा पार्शियल माइनस, इस पे आ जाएगा पार्शियल प्लस, क्योंकि ये बॉन्ड टूट के अपन को पता है, अपन ने जीओसी भी पढ़ी है, इसको तोड़ के ए प्लस और बी माइनस ही बनता था। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बच्चों जब बात हो रही है तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? जब आप शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक जो एलिमेंट है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो उसी को बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जैसा कि इस केस में हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इस पे क्या हुआ, पोलैरिटी आ गई। पोलर होने का मतलब क्या है? ये जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ये जो चार्जेस आए हैं, पोलर का मतलब क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होना। तो मतलब आप बोल सकते हो कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात होगी तो जो पोलर है वो पोलर नेचर जो होता है मॉलिक्यूल का वो भी बढ़ेगा, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात हुई है। डेफिनेशन लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, क्या होगी? व्हेन एन एटम अट्रैक्ट, वही चीज जो अपने लिखी थी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो उसको क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को ऐसे ही निकालना है? तो बिल्कुल भाई ऐसे ही निकालना है, पर इसी के साथ बच्चों अपन कुछ स्केल पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को निकालने के लिए। तो देख लो, देयर इज नो डायरेक्ट मेथड टू मेजर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हाउएवर देयर आर सम स्केल्स। कोई डायरेक्ट मेथड तो नहीं है, मगर कुछ स्केल है जिनसे अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकालते हैं। और उन्हीं में से जो सबसे पहला स्केल है वो क्या है? पॉलिंग स्केल। 3 स्केल अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे पॉलिंग स्केल, ठीक है, एक होगा आपका मुलिकन स्केल, और एक स्केल जो बच्चों अपन पढ़ने वाले हैं वो है आपका अल्फ्रेड रोचो स्केल। तो अजीब सा नाम है ना, अल्फ्रेड रोचो स्केल। ठीक है, तो ये 3 स्केल अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन पॉलिंग स्केल की। तो पॉलिंग स्केल क्या है बच्चों? इट डिटरमाइंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ एलिमेंट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन एच। हाइड्रोजन एच के रिस्पेक्ट, मतलब यहाँ पर 2 एलिमेंट ले लिए इसने, एक एक्स ले लिया है, एक एच ले लिया है, और उन 2 एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली है। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं बच्चों पॉलिंग स्केल की। ठीक है, बहुत सिंपल से बताने वाली हूँ पॉलिंग स्केल क्या है। कुछ एक फॉर्मूला है इसका जो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला देख लो यहाँ पर, पॉलिंग स्केल का फॉर्मूला होता है बच्चों एक्स ए और जो आपका एक्स बी है, मतलब यहाँ पर एक्स और एक्स बी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यहाँ पर अंडर रूट ऑफ
दिस, ये क्या है बच्चों, ये होता है आपका आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। चलो भाई ऐसा करते हैं, इन सभी को लिख भी लेते हैं, क्या चीजें हैं ये। तो अगर मैं बात कर रही हूँ एक्स ए की, तो एक्स के है ए क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को हमेशा मैं En से रिप्रेजेंट करूंगी, याद रखना। फिर एक्स बी की बात करूँ तो एक्स बी क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी। और यहाँ पर ये जो आपको एक ट्राइंगल सा दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलते हैं, आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। और इसी से आप पॉलिंग स्केल को कैलकुलेट करते हो बच्चों। अगर मैं यहाँ पर इस डेल्टा इसकी बात करूं और इसको अगर मुझे कैलकुलेट करवाना है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक और, क्या फॉर्मूला होता है, ई ए बी माइनस रूट ई ए। मतलब यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, कौन सी एनर्जी है ये, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। अब बच्चों यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये क्या चीजें बता रही है मैम, क्या बॉन्ड एनर्जी, क्या यहाँ पर। तो जब भी अपन पॉलिंग स्केल की बात करेंगे तो एक चीज याद रखना, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इट इज बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी। ये जो पूरा स्केल है ये बॉन्ड एनर्जी पे बेस्ड है। इसका मतलब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी को निकालेंगे, उसी से पॉलिंग स्केल को कैलकुलेट करेंगे। तो एक और फॉर्मूला निकल के अपने पास आ चुका है, जो कि ये है। और अगर यहाँ से मैं लिखना चाहूँ कि ई ए भी क्या है, तो आप लिख सकते हो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी। और वैसे ही अगर मैं ई ए के लिए लिखूं तो वो क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए, ठीक है। और सेम ऐसा ही मैं करूंगी जब मैं ई बी बी की बात कर रही हूँ बॉन्ड की, तो वो क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी बॉन्ड। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बॉन्ड एनर्जी क्या चीज होती है, भाई ये नई चीज क्या आ चुकी है बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पर समझ लेते हैं बच्चों, बॉन्ड एनर्जी जो होता है आपका वो क्या होता है, तो बॉन्ड एनर्जी होता है एनर्जी रिलीज्ड ऑन बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब जब आप बॉन्ड को बना रहे हो, बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हो, तब जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसके लिए आप बोल सकते हो वो कैसी एनर्जी है, बीई बॉन्ड एनर्जी है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बार बार यूज होगा, तो वो भी बता देती हूँ भाई, वो क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है। डिसोसिएशन का मतलब है बॉन्ड का टूटना, तो एनर्जी रिलीज व्हेन बॉन्ड इज ब्रोकन। मतलब याद रखो, इसमें जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और जब बॉन्ड एनर्जी की बात होगी तो उसमें जो बॉन्ड है वो फॉर्म होगा। दोनों ही एनर्जी रिलीज की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया भैया, यहाँ पर आपका ई ए बी क्यों निकाल रहे थे, ई ए क्यों निकाल रहे थे और ई बी क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि जो बॉन्ड एनर्जी जब ए बी को तोड़ेंगे, जब ए ए को तोड़ेंगे, जब बी बी को तोड़ेंगे, तो उसी से ही आपकी आयनिक रेजोनेंस एनर्जी निकल कर आएगी। और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या होती है बच्चों, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है उससे आप माइनस करो, या फिर एक्चुअल वैल्यू जो है, इसको ऐसे ज्यादा सही रहेगा, जो एक्चुअल वैल्यू है उससे आप माइनस कर रहे हो थ्योरेटिकल वैल्यू को, तब जो निकल कर आ रही है उसको बोलोगे आयनिक रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना भाई, इसकी एक्चुअल वैल्यू और इसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उससे जो आंसर आएगा वो है आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्केल की, जो कि है मुलिकन स्केल। तो मुलिकन स्केल क्या होता है भाई, यहाँ पर देख लो, इसके लिए तो सिंपल सा बता रखा है कि जब मुलिकन स्केल की बात होगी तो ये किस पर डिपेंड करता है, दो टेंडेंसी पर डिपेंड करता है। और वो दो टेंडेंसी क्या है, एक होगी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, ठीक है, और एक जो होगी वो होगी आपकी डोनेटिंग टेंडेंसी। इन दोनों चीजों पे आपका क्या करता है, मुलिकन स्केल डिपेंड करता है। देख लो भाई, डेफिनेशन में भी यही लिख रखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन बी रिगार्डेड एज द एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है भाई,
आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, जब किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, मतलब डोनेटिंग टेंडेंसी की बात हो रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी की बात होगी, और अगर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात होगी। उन दोनों का सम करके उनका एवरेज निकाल दिया और बोल दिया यहाँ से फाइंड हो जाएगा आपका मुल्लिकन स्केल। क्या फाइंड हो जाएगा, मुल्लिकन स्केल। तो बच्चों यही चीज यहाँ पर लिख रखी है। अगर मान लो यहाँ पर तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं दे रखा, फिर क्या करोगे। अपन बात कर रहे हैं बच्चों मुल्लिकन स्केल की, और मुल्लिकन स्केल में जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला क्या है कि जब आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी का सम करोगे और सम में बाय 2 करोगे तो जो निकल कर आएगा वो आपका मुल्लिकन स्केल होगा। क्या यही चीज पढ़ी है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर किसमें दे रखी है वैल्यू, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे हो। तो अपन ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू को अपन केजी पर मोल में कर सकते हैं, ठीक है, वो दे रखे केजी पर मोल में दे रखी है एक बार तो। और एक बार अगर मान लो ये जो आपको आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है ये आपको दे रखा हो केसीएल पर मोल में, तब क्या करोगे, तब क्या फॉर्मूले में कोई चेंज आएगा। मैंने बोला था जब आप स्केल पढ़ोगे तब ये दोनों वैल्यूज काम आएगी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 96.4 केजी पर मोल ये वैल्यू होती है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की केसीएल में वैल्यू होती है 23.1 केसीएल पर मोल। मतलब यहाँ से आप निकाल सकते हो जब आपको आयनाइजेशन एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों ही क्या हो, केजी पर मोल में दिया गया हो, तो फॉर्मूला जो निकल कर आएगा वो क्या होगा, एम स्केल आएगा आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी बाय 2 इंटू 96.4, जो आपकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है उससे अपन यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर आ जाएगा। और अगर मान लो आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है और जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उन दोनों को ही क्या कर रखा है, यहाँ पर दे रखा है केसीएल पर मोल में, तब क्या करोगे, सेम ही चीज करोगे। क्या करोगे, एम स्केल निकालना है, वही सेम चीज आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2 इंटू 23.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। मतलब समझ में आ गया इस स्केल का यूज कैसे करना है अगर वैल्यूज केजी पर मोल या केसीएल पर मोल में दे रखी हो। बच्चों यहीं पर अपन बात करेंगे जो अपना नेक्स्ट स्केल है, और वो नेक्स्ट स्केल क्या है भाई, आपका अल्फ्रेड, बहुत ही अजीब सा नाम है इसका, अल्फ्रेड रोचो स्केल। भाई इतना अजीब नाम है, इसका स्केल की वैल्यू क्या होती है, और ये सबसे ज्यादा यूज आने वाला स्केल है आपका, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, इसके क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। इस स्केल में क्या करना है, जब आपको XER निकालना है, ठीक है, तब क्या करना है भाई, तब आपको यहाँ पर लेना है 0.359, ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ में होगा Z इफेक्टिव, बाय होगा आपका R स्क्वायर कोवेलेंट। रेडियस किसकी देगी भाई, कोवेलेंट रेडियस की बात करी गई है, तो आपको यहाँ पर वैल्यूज निकालनी होगी अल्फ्रेड स्केल से, अल्फ्रेड रोचो स्केल से, याद रखना। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो R स्क्वायर कोवेलेंट है ये क्या होनी चाहिए, एंगस्टन में होनी चाहिए। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो Z इफेक्टिव आप ले रहे हो उसमें जब स्लेटर कांस्टेंट काउंट करोगे तो वो किसके लिए होना चाहिए, फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन, शुड बी फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स। अब इससे क्या मतलब है भाई, तो अगर अपन ने स्लेटर कांस्टेंट वाला अपने पीरियोडिक टेबल वाला लेक्चर देखा है तो अपन ने देखा था जब भी अपन यहाँ पर 4s2 है मान लो, ठीक है, अपन 4s2 की बात कर रहे हैं और यहाँ पर 4s2 और 4p3 है, तो कितने टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, पर अपन 5 ही लेते थे, ऐसा मानते थे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो तो शील्ड कर रहा होगा, तो शील्ड वाले इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते थे और 5 इंटू 0.35 करते थे। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, जब आप स्लेटर कांस्टेंट निकालोगे उसकी वैल्यू को निकालोगे, जो कि मैं पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ, तो उस टाइम पे क्या करना है भाई, उस टाइम पे आपको सारे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स काउंटेड। मतलब अगर वहां पर ऐसा लिख रखा है कि 4s2
4p5 है तो आप 7 इंटू 0.35 करोगे और सारे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। शील्डिंग इफेक्ट वाली चीजें नहीं इन्वॉल्व होगी इसमें। जैसे अपन क्या कर रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन को शील्ड पे मान रहे थे और एक इलेक्ट्रॉन कम से ही वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे थे, मगर ऐसा जब आप एल्फ्रेड रोचो स्केल की बात करोगे तब नहीं होगा। आइए ऐसा करते हैं, इन सभी स्केल का इंटर रिलेशन देख लेते हैं। इन स्केल में क्या रिलेशन होता है? अगर आपस में दो स्केल की वैल्यूज दे रखी हो तो कैसे निकालोगे भाई? तो सबसे पहला तो जो है वो आपका पोलिंग स्केल है, उससे यहाँ पर जो आपका मुलिकन स्केल है वो 2.8 के रेशो में यहाँ पर आपको मिलेगा। भाई ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी मैं बता रही हूँ। XP का मतलब है पोलिंग स्केल और XM का मतलब है मुलिकन स्केल। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर बात करते हैं, जब अपन एल्फ्रेड रोचो स्केल में रिलेशन देखते हैं पोलिंग स्केल के साथ, तो XAR और प्लस यहाँ पर हो जाता है आपका 0.744। तो एक बार तो वैल्यू में क्या होगा, XM के साथ तो डिवाइड में 2.8 आएगा और जब एल्फ्रेड रोचो से रिलेशन देखेंगे तो प्लस में 0.744 आएगा। क्या मुझे बताने की जरूरत है कि XR का मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने लिया है जो आपका बहुत ही अजीब नाम वाला स्केल है, एल्फ्रेड रोचो स्केल। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखना बच्चों, कभी भी क्वेश्चन आए दोनों स्केल में से किसी की भी वैल्यू दे रखी है तो इसी रिलेशन से आपको निकालनी है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अपन यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं? तो इसमें सबसे पहली चीज आ जाएगी अपन की, क्या हो जाएगी, एटॉमिक नंबर। वही जो सेम चीजें सब जगह कर रहे थे वही करना है। एटॉमिक नंबर का मतलब है Z। अगर Z बढ़ाओगे तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था जब अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस कर रहे थे कि एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे मतलब न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ा रहे हो। चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। भाई याद रखना, अट्रैक्शन बढ़ता है एटॉमिक नंबर बढ़ाने पे, और अट्रैक्शन बढ़ेगा मतलब इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोर इजीली, इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा इजीली अट्रैक्ट होगा अगर वहां पर मोर इजीली, अगर वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा है। इसका मतलब अपन सिंपल सी एक बात लिख सकते हैं कि जब भी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होगा तो बच्चों जो आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है En वो भी बढ़ेगी। अट्रैक्शन बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि ये क्या है, ये तो पावर ही अट्रैक्शन की है, पावर ऑफ अट्रैक्शन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर की बात कर रहे हैं तो अट्रैक्शन ही तो होता है वो। इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर पा रहा है, वो तो न्यूक्लियस ही करेगा। ठीक है भाई, सेकेंड चीज आती है आपकी Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव भी सेम ही चीज है, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो टोटल पॉजिटिव लगता है मतलब टोटल अट्रैक्शन लगता है उसी को Z इफेक्टिव बोलते हैं। टोटल अट्रैक्शन जो लगता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, तो मतलब यहाँ पर भी अट्रैक्शन की बात हो रही है। Z इफेक्टिव को बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को कोई नहीं रोक सकता बढ़ने से। याद रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी सेम ही बात करी थी कि जैसे ही अट्रैक्शन बढ़ा रहे थे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है। सेम केस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ रही है जैसे ही अट्रैक्शन को बढ़ा रहे हो। वही फोर्थ चीज क्या आ जाएगी, यहाँ पर भी क्या आ जाएगी बच्चों, नंबर ऑफ शेल। एन को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल बढ़ाने का मतलब है साइज को इंक्रीज कर रहे हो। सिंपल सी चीज क्या है, साइज इंक्रीज कर रहे हो। मान लो ये इलेक्ट्रॉन था, इसमें एक और शेल को ऐड करते जा रहे हो। अगर एक और शेल को ऐड करोगे तो जो अट्रैक्शन है वो क्या होता जाएगा, मान लो आप एक शेल ऐड करो, दो शेल ऐड करो, तीन शेल करो, तो अट्रैक्शन जो है वो कम होता जाएगा। अट्रैक्शन का कम होना अच्छी बात नहीं है। अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है बच्चों वो आपकी यहाँ पर कम हो जाएगी। मतलब जब आप नंबर ऑफ शेल बढ़ा रहे हो, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि साइज बढ़ा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो जाएगी, बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीजेस। अट्रैक्शन जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको ऐसे लिख सकते हो, अट्रैक्शन ऑफ
न्यूक्लियस डिक्रीजेस। ठीक है, ऐसे ही अपना जो फिफ्थ है यहाँ पर पॉइंट, जो कि क्या है बच्चों, स्लेटर कांस्टेंट। यहाँ पर भी सेम चीज है, स्लेटर कांस्टेंट का मतलब शिल्डिंग इफेक्ट से हो रहा है, और शिल्डिंग इफेक्ट मैंने बताया था, शिल्डिंग इफेक्ट में क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का रिपल्जन की बात होती है, और जहां पर रिपल्जन की बात हो रही है वहां अट्रैक्शन यहाँ पर कम ही होगा, मतलब रिपल्जन बढ़ रहा है, रिपल्जन बढ़ रहा है मतलब जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा, कम होगा। अट्रैक्शन कम होगा तो अपने लिए अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो अट्रैक्शन पर डिपेंड करती है, तो वो भी कम हो जाएगी। मतलब जैसे ही आप स्लेटर कांस्टेंट को बढ़ाओगे तो क्या होगा, साथ ही में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है बच्चों वो क्या हो रही है, कम हो रही है। देख लो भाई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो रही है जैसे ही यहाँ पर क्या कर रहे हो, स्लेटर कांस्टेंट को बढ़ा रहे हो। ये तो भाई अपन हर केस में जो बात कर रहे थे उन चार चीजों की बात हो गई। यहाँ पर हाफ फील्ड की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर जो आता है वो है हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है भाई, ये मैं इसकी बात इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कशन जो है, वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मगर हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में अपन ने कहाँ पढ़ लिया था, जीओसी के अंदर। तो वहीं से बता रही हूँ मैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब है, मान लो आपने एक sp ले लिया, एक sp2 ले लिया और एक sp3 ले लिया, ठीक है, तो इसके अंदर अपन को परसेंट एस कैरेक्टर को काउंट करना है। वहां तो मैंने आपको बोल दिया था कि परसेंट एस कैरेक्टर कैसे आएंगे भाई, कि sp के ज्यादा है, sp2 के, फिर sp3 के, कैसे ज्यादा है भाई वो देख लो। यहाँ पर क्या है, दो ऑर्बिटल है, एक s है एक p है, तो मतलब हाफ इंटू 100 कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ से 50% आ जाएगा। ठीक है, परसेंट निकालना था तो फिर इंटू 100 कर दिया। सेम यहाँ पर एक s है, दो p है, तो तीन ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, 1/3 इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ से 33.3% आ जाएगा। और सेम यहाँ पर एक s और तीन p ऑर्बिटल है, मतलब चार ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो परसेंट कितना आ जाएगा बच्चों, 25%। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई कि जो परसेंट एस कैरेक्टर है वो क्या आ रहा है, वो कैरेक्टर बच्चों sp का ज्यादा है। और एक चीज समझ लेना, परसेंट एस कैरेक्टर का मतलब है ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास क्या होता है भाई, एस ऑर्बिटल होता है, तो अगर आप एस परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब जो यहाँ पर अट्रैक्शन है एस ऑर्बिटल का न्यूक्लियस से, वो अट्रैक्शन भी तो बढ़ रहा है। अगर मान लो आप परसेंट एस कैरेक्टर में एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हो, और ऑर्बिटल क्या होता है, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बिल्कुल पास, तो अगर एस परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ाओगे अट्रैक्शन बढ़ेगा। अपन ने देखा था जब जब अट्रैक्शन बढ़ता है, परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ाया, अट्रैक्शन बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका तो भाई आपने दो तीन जगह देख लिया है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब ध्यान रखना, जब जब आपको sp, sp2, sp3 की बात करेगा तो sp का परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा है, हैंस क्या हो जाएगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा हो जाएगी। भाई ऐसा करते हैं, यहाँ पर ये चीज तो समझ ली है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट जो है वो टोटली समझ में आ जाए। मान लो मैंने यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ले लिया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लिया, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, और क्योंकि मैं जीओसी पढ़ा चुकी हूँ तो मुझे पता है कि मैंने बच्चों को बताया था कि जब भी सिंगल बॉन्ड की बात होगी इसका मतलब यहाँ पर CH3 होगा, और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। जब डबल बॉन्ड की बात होगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और ट्रिपल बॉन्ड की बात होगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं, सॉरी, क्या होगा, sp होगा। तो इसका मतलब यहाँ से आप बोल सकते हो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर पूछ लूं फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में, तो आप क्लियरली बोल सकते हो थर्ड का क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp है मतलब परसेंट एस ज्यादा होगा, और परसेंट एस ज्यादा है इसका मतलब थर्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फिर सेकंड की और फिर फर्स्ट की। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी जो समझाया कि हाइब्रिडाइजेशन से कैसे इफेक्ट होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अब जो दूसरा क्वेश्चन दूंगी उसमें आएगी दिक्कत। तो मान लो मैंने यहाँ पर कार्बन दे दिया और इसके चार क्या है, H बॉन्ड है, यहाँ पर एक कार्बन दे दिया, इसके क्या है, चार जो है फ्लोरीन एटम से बॉन्डिंग है। अब मैंने पूछा अब बताओ भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब कैसे निकालोगे भाई,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ एलिमेंट की एक और चीज लिख लेते हैं। एलिमेंट की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है बच्चों, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं डिफरेंट पेज में ही लिख लेते हैं इसको। जब भी मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूंगी तो जो एक ऑर्डर है अगर उसको याद रख लोगे तो कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। याद रख लो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर किसमें बच्चों, कुछ एलिमेंट्स बताने वाली हूं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऑर्डर को याद रख लो, कुछ नहीं याद करने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना है, हाइड्रोजन है यहाँ पर, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन, इनकी कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लिख रही हूँ। बहुत सिंपल है, यहाँ पर 2.1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, 1.5, 2, 2.5, यहाँ पर जाओगे 3, 3.5, इसकी 4 होगी और उसकी 3 होगी। बस इस ऑर्डर को याद रखना है और आपका पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई क्वेश्चन आएगा इन्वॉल्विंग दीज एलिमेंट्स कभी भी गलत नहीं होगा। सिर्फ ये ऑर्डर याद रखना है, सिंपल सा ऑर्डर है, ऑर्डर से समझ में भी आ रहा है। क्या हो रहा है भाई, 2.1 से 1 हो गया, बस यहाँ से बस 0.5 बढ़ा नहीं है, यहाँ 0.5 बढ़ाया, यहाँ 0.5 बढ़ाया, फिर यहाँ 0.5 बढ़ाया, सिर्फ क्या हो रहा है 0.5 बढ़ रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ ये 0.5 से इंक्रीज हो रहा है और आपको वैल्यूज लर्न करने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो एक चीज अपन को समझ में आ गई कि यहाँ पर अगर एलिमेंट डिफरेंट होते, मान लो कार्बन नाइट्रोजन होता, जैसे मैं एक और क्वेश्चन में बात कर लेती हूँ, यहाँ पर मान लो एक और क्वेश्चन ले लिया और मैंने यहाँ पर दे दिया आपको फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अभी जस्ट वैल्यूज बताइए इनकी क्या वैल्यूज थी भाई, इसकी वैल्यू थी 4, है ना। फिर अगर अपन बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की क्या थी बच्चों 3.5 और इसकी वैल्यू थी 3। ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या आ जाएगा FON। और दिस इज द ट्रिक बच्चों, कभी भी आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल तो आपको याद रखना है फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर वही पूछा गया, मगर यहाँ पर देख लो एलिमेंट भी सेम है, कार्बन है, कार्बन है, मतलब यहाँ से अपन क्या है इससे तो नहीं निकाल सकते। हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, sp3 sp3, इससे भी नहीं निकल सकता भाई, क्या करें आगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखोगे पोलैरिटी के बारे में, हाइड्रोजन और अगर कार्बन की बात हो रही है तो 2.1 यहाँ पर इसका क्या होगा बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और यहाँ पर 4 है। यहाँ पर कार्बन के पास कितनी होती है बच्चों, अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो कितनी है 2.5, तो मतलब 2.1 है, यहाँ 2.5 है, मतलब कार्बन ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और अगर इधर बात करें तो इधर ये जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या कर रहा होगा फ्लोरीन खींच रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर +4 आ रहा होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कार्बन खींच रहा है, मतलब -4 आ रहा होगा। तो अब एक और चीज लिख देना नोट करके, और वो नोट पॉइंट क्या होगा भाई, एक और नोट पॉइंट लिख लेना यहाँ पर, और वो नोट पॉइंट क्या होगा, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते हो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर वही क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, देख लो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है किस केस में, इस केस में +4 है, मतलब यहाँ पर CH4 और CF4 में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी CF4 की, क्योंकि इसके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो याद रखना भाई पॉजिटिव चार्ज से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया, Fe है, Fe+ है, Fe+2 है और Fe+3 है। अभी बताया मैंने, क्या बताया कि पॉजिटिव चार्ज जैसे बढ़ाओगे तो क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलो भाई एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। Mn दे दिया Mn+2, Mn+4 और एक दे दिया Mn+7। क्या हो रहा है पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जहां पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा। ठीक है भाई,
तो बच्चों यहाँ पर ये समझ में आ गया था। अब स्टार्ट करते हैं भाई नेक्स्ट। यहाँ पर देखेंगे अपन पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स का मतलब क्या है, देखने वाले हैं कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अगर पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या चेंजेस आएगा, और डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या चेंजेस आएगा। तो सबसे पहले बात कर देते हैं लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। अगर पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो एक बात अपन ने करी थी, जब भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो क्या हो रहा था, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था। भाई कोई यहाँ पर आपको कंफ्यूजन की बात नहीं, क्योंकि 4 या 5 बार मैं बता चुकी हूँ जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पे। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो अपन ने अभी देखा था जब फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ रहे थे कि जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ता है क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। कोई नहीं रोक सकता इसको बढ़ने से। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्सेप्शंस इतनी होती नहीं है, ठीक है। मगर जैसे अपन डाउन द ग्रुप की बात करें, अगर मैं बोल रही हूँ डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप में क्या हो रहा है, वही सेम चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों कम होगी भाई, क्योंकि जेड इफेक्टिव कम हो रहा है। जेड इफेक्टिव कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल ऑल्सो डिक्रीज। पर यहाँ पर आ जाती है कुछ एक्सेप्शंस, और वो एक्सेप्शंस क्या है भाई, वही यार जो बार बार एक ही ग्रुप आपको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, और उस ग्रुप का नाम है 13th ग्रुप, एंड इसको थर्ड ए ग्रुप भी बोलते हैं। तो भाई ये ग्रुप बहुत परेशान कर रहा है। इसमें वही बैंगन आलू गाजर इन थेला, ये आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा, बैंगन आलू गाजर इन थेला। इसमें क्या हो रहा है, वही चीज जो गैलियम है वो मान नहीं रहा है भाई। गैलियम बोल रहा है मैं तो हर जगह ही क्या करूंगा, हर जगह ही परेशानियां लाऊंगा। और वही चीज हुई यहाँ पर, इसने क्या करा, गैलियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा हो जाती है एल से। जबकि अभी अपन देख रहे हैं डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए थी, मगर गैलियम की ज्यादा हो जाती है एल्यूमिनियम से। एंड दिस इज योर एक्सेप्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक और ऐसा ही ग्रुप होता है जो एक्सेप्शन करता है, और वो है आपका फर्स्ट ए ग्रुप। हालांकि इसमें कोई इतनी बड़ी एक्सेप्शन नहीं है, इसमें सिर्फ ये होता है जैसे आप फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हो, तो फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप में होता है आपका यहाँ पर लीना की, जैसे ये तो 13th ग्रुप हो गया, यहाँ पर फर्स्ट की बात हो रही है। फर्स्ट में क्या आता है, लीना की रब से फरियाद, यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो दोनों ग्रुप है ना, इनमें इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम हो जाती है। और क्यों सेम होती है, हालांकि जैसे नीचे जा रहे हैं अपन पढ़ रहे थे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ जाती है फ्रोंशियम में, मगर क्या होता है साथ ही में न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है। तो सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आ जाती है फ्रोंशियम से। और इसका रीजन अगर मैं बताऊं तो रीजन क्या हो जाएगा बच्चों, रीजन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेल में इंक्रीज हुआ है वो किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज से। न्यूक्लियर चार्ज उस इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगी, और इसी वजह से दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट विल बी सेम, ठीक है। तो ये याद रखना कि क्यों सेम हुई है, इस वजह से सेम हुई है, ठीक है। तो ये चीज अपन ने पढ़ ली। अब अपन यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों जो अपना एक और टॉपिक है, जब भी अपन किसी भी पीरियोडिक टेबल में अपन ने किसी की भी बात करी, एटॉमिक रेडियाई हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, एंड नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, तो अपन ने सभी की एप्लीकेशन भी देखी है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शॉर्ट में लिख रही हूँ EN करके, और इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। सबसे पहली एप्लीकेशन, जैसे मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाई थी तो आपको एक बहुत छोटी सी बात बताई थी कि जैसे ही आप किसी एलिमेंट की बात करते हो, मॉलिक्यूल की बात करते हो, और उसके अंदर अगर दो ग्रुप है उनमें से एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वैल्यूज मैं बता चुकी हूँ 2.1 है, इसकी क्या होगी 3 होगी, ये ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इट विल हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड द हाइड्रोजन विल हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर पोलैरिटी आ जाती है। तो पोलैरिटी की अगर बात होगी तो बिल्कुल भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नहीं भूला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस जब बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मतलब ये आयंस में पार्शियली, आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होना, इसमें पार्शियल और पार्शियल चार्ज है, मतलब पार्शियल आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो आप लिख सकते हो जैसे जैसे क्या कर रहे हो, डेल्टा EN क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले मैं लिख ही देती हूँ, एक तो कंफ्यूज हो जाए बच्चे। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं बढ़ा रही हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, डिफरेंस बढ़ेगा तो साथ ही में वहां पर जो पार्शियल आयनिक कैरेक्टर्स है वो बढ़ेंगे, और पार्शियल आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो पोलैरिटी को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
ध्यान रखना भाई, आयंस अगर आ गए हैं तो आयंस के बाद पोलैरिटी को कौन चेंज कर सकता है, तो फिर आपका पोलैरिटी भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। बस इसी चीज की बात हो रही है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को बढ़ा रहे हो, साथ ही में क्या हो रहा है, पोलैरिटी भी बढ़ रही है। चलो यार ऐसा करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझ सको। तो HF ले लिया, HCl ले लिया, HBr ले लिया और यहाँ पर HI ले लिया। क्या करना है, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को देखना है। देखो भाई, वैल्यूज मैं बता चुकी हूँ, और ट्रेंड्स भी मैं बता चुकी हूँ, और आपको एक चीज समझ में आ रही कि ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। कौन से ग्रुप के भाई, 17th ग्रुप के एलिमेंट है। तो जैसे ही आप यहाँ पर लेफ्ट इसमें जाओगे, ग्रुप के अंदर डाउन द ग्रुप जा रहे हो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज, क्योंकि ये कैसा केस है, डाउन द ग्रुप वाला। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, मतलब जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो भी डिक्रीज होगा। नहीं यकीन करते तो चलो देख लो, H का क्या होगा, 2.1, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2.1, यहाँ पर 3 है। और अगर नीचे जाके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, मतलब इसकी 3 से कम होगी और उसकी भी उससे भी ज्यादा कम होगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, हाई डिफरेंस ऑफ EN का सबसे ज्यादा डिफरेंस यहाँ होगा। हेंस अपन बोल सकते हैं कि जो पोलैरिटी है उसमें भी HF सबसे ज्यादा पोलर होगा, देन HCl, देन HBr और देन फाइनली आपका HI। अब ये तो हो गया जब पोलैरिटी की बात हो रही है। मान लो अगर मैं यहाँ पर बोलूं बच्चों कि यहाँ पर मुझे परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर भी काउंट करके दिखाओ, तो यही आपकी सेकेंड एप्लीकेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन ऑफ परसेंट आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, एक तो आप पोलैरिटी से बता सकते हो, उसमें तो आप आयनिक कैरेक्टर बता दो कि भाई आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ रहा है, यही बोल रहे थे अपन। मगर अगर मैं परसेंट आयनिक कैरेक्टर का कैलकुलेशन करवा दूं तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला है हेनरी स्मिथ ने दिया था, तो इस फॉर्मूले को बोल देते हैं हेनरी स्मिथ फॉर्मूला। क्या बोल देते हैं, हेनरी स्मिथ फॉर्मूला। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और इस फॉर्मूले से, तो याद रखना। इसमें क्या करना है बच्चों, अपन को परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर 16 डेल प्लस 3.5 डेल स्क्वायर। अब ये डेल क्या है भाई, तो ये अपन ने पहले भी पढ़ा था, डेल क्या होता है, ये होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा उसको इस वैल्यू से आपको क्या करना है, इनटू करना है, एंड देन फिर इस फॉर्मूले में पुट करना है, और जो आपका आंसर है परसेंट आयनिक कैरेक्टर का वो निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बच्चे बोलेंगे मैम ऐसे समझ नहीं आता, क्वेश्चन तो कराना ही पड़ेगा। तो आइए अपन क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं, HCl के अंदर परसेंट आयनिक कैरेक्टर को निकाल के देखते हैं। ठीक है, वैल्यूज अपन को पता है, हाइड्रोजन की 2.1 है, क्लोरीन की 3 है। ये मत बोलना कहाँ से वैल्यू आई, भाई वैल्यू लिखवाई है मैंने कि ये तो याद करना ही पड़ेगा। वैल्यू में देख लो, हाइड्रोजन की 2.1, लिथियम की 1, बेरिलियम की 1.5, बोरोन की बस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 0.5 बढ़ता जा रहा है। कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको एक ट्रिक लगानी है कि 0.5 बढ़ रहा है, इसकी 2.1 याद रखनी है बस। ठीक है, तो यही था भाई। अब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 2.13 वैल्यूज भी दे दी। अब क्या करना है, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही तो निकालना है, डेल निकाल लो भाई। डेल कैसे निकलेगा, यहाँ पर 3 माइनस 2.1 कर दो। ये चीज याद रख लेना कि माइनस माइनस मत लगाना, डेल का मतलब यहाँ पर बहुत, यहाँ पर क्या है, नॉर्मल सा है कि डेल में आपने मोड लगा रखा है, माइनस माइनस का कोई लोचा नहीं है, यहाँ पर डेल में मोड लगा रखा है, याद रखना। ठीक है, 3 माइनस 2.1 करोगे 0.9 आ जाएगा, बस वैल्यू को पुट करना है, और माइनस माइनस के चक्कर में फंसना ही नहीं है। मोड हमेशा सोच लेना, जब भी डेल दे रखा है मोड है, ठीक है, तो माइनस माइनस के चक्कर में नहीं पढ़ना है। 16 इंटू 0.9 प्लस 3.5 इंटू 0.9 का स्क्वायर, इसको वैल्यू को सॉल्व करोगे बच्चों, आंसर कुछ आएगा आपका 17.235। मतलब यहाँ से आपने परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकाल दिए HCl के अंदर। तो बच्चों इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा, सिर्फ आपको वैल्यूज वहां पर गिवन भी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अगर इन केसेस में बात करेंगे HCl HF तो इनकी तो याद हो जाती है, इसलिए इनकी गिवन भी ना हो तो भी आप कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, इसलिए बोल रही हूँ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबकी याद रखना, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी के साथ चलते हैं बच्चों अपने थर्ड नंबर का जो एप्लीकेशन है। क्या है भाई, थर्ड नंबर में अपन देखेंगे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ। यार ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ना मैंने आपको समझाया था GOC के अंदर भी, जब मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कोई बॉन्ड है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
स्ट्रेंथ उसकी बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो क्या उसकी जो लेंथ है वो कम होगी या ज्यादा होगी? तो ये आप याद रखना, जब भी बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात होगी तो इट विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। आइए इसको समझते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पर भी सेम ही चीज है यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहीं पीछा नहीं छोड़ रहा है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे ही बढ़ाओगे, डिफरेंस ऑफ En बढ़ाया, उससे क्या होगा भाई? डिफरेंस ऑफ En बढ़ाने से क्या होगा? आपकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। इसको मैं Bs शॉर्ट में लिख रही हूँ और इसको Bl लिखूंगी, ठीक है। जो Bl है वो आपकी कम हो जाएगी। क्यों कम हो रही है इसको समझो। अगर कोई बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब क्या है? वो उसका अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब वो न्यूक्लियस के पास होगा और जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी होगी, है ना। जैसे आप यहाँ पर केस देख लो, अपन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही HF वाला ही ले लेते हैं। HF, HCl, HBr और यहाँ पर HI। अब देखना, मैंने आपको डिफरेंस सबका बता दिया था। यहाँ पर ये 2.1 है, 4 है और इस केस में डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। अगर डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा है तो उससे क्या फायदा हो रहा है बच्चों? उससे यहाँ पर आप लिख लो क्या हो रहा है? अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। अट्रैक्शन जब जब ज्यादा होगा तो क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि जो बॉन्ड्स है वो पास पास होंगे, अट्रैक्टेड होंगे और उसी की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो आप बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता सकते हो। और बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा मजबूत कौन हो जाएगा? आपका HF। पर अगर मैंने इसी केस में बॉन्ड लेंथ पूछ लिया तो उसका ऑर्डर हो जाएगा रिवर्स। रिवर्स का मतलब है अब बॉन्ड लेंथ जो ज्यादा हो जाएगी वो किसकी ज्यादा हो जाएगी? जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम है, जिसका बॉन्ड बहुत स्ट्रेंथ बहुत वीक है, वो क्या होगा? दूर होगा, अट्रैक्शन कम होगा, इसलिए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। अट्रैक्शन कम है तो आप क्या बोल सकते हो? उसकी लेंथ ज्यादा है इसलिए अट्रैक्शन कम है। मतलब बॉन्ड लेंथ का आप यहाँ पर याद रखोगे हमेशा, इसको नोट में भी लिख सकते हो कि यहाँ पर इनवर्स रिलेशन याद रखो, नोट करके लिख लो। वो पता है आपसे एक ही चीज पूछेगा, कभी भी दोनों नहीं पूछेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछेगा या बॉन्ड लेंथ पूछेगा, ठीक है। तो याद रखना है जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के, तो ये चीज याद रखनी है। इसी के साथ अगर उसने बॉन्ड एनर्जी पूछ लिया तो बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही है तो वो भी बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्योंकि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है कि आपने कोई जो बॉन्ड बनाया है उसके लिए जो एनर्जी लगी है, तो स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी उसी की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो बस ये रिलेशन याद रख लेना, इसके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपनी फोर्थ एप्लीकेशन की, और जो अपनी फोर्थ एप्लीकेशन है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हो, बहुत इजी हो जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। कैसे निकालनी है भाई? चलो देख लेते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, किसकी बात कर रही हूँ मैं? यहाँ पर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, ठीक है। यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है और यहाँ पर H है, और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ लिया P की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। P की ऑक्सीडेशन स्टेट, जो फास्फोरस है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। क्या करना है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बस उसको देखो। यहाँ पर फास्फोरस और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसका मतलब ये जो बॉन्ड के, जो यहाँ पर बॉन्ड के बच्चों, बॉन्ड को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला ऑक्सीजन भी अपनी तरफ खींचेगा। जबकि अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन और फास्फोरस, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को नोट में लिख लेते हैं, चलो ठीक है। जब भी अगर बात कर रहे हैं फास्फोरस की और हाइड्रोजन की, अब समझना फास्फोरस का जो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 होता है और इसका भी 2.1 होता है। तो अब बात आती है कि मैम ज्यादा किसका होगा? इसका तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया। तो बच्चों याद रखना ये बात, क्वेश्चन वो बार बार पूछेगा क्योंकि कंफ्यूजन इसी में है। तो इसका होता है 2.12, इसका होता है 2.10, मतलब फास्फोरस का ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हालांकि माइनर सा चेंज है पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फास्फोरस की ज्यादा है। मतलब इस केस में इसको इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो हाइड्रोजन को देनी पड़ रही होगी फास्फोरस को, और इधर भी हाइड्रोजन को देनी पड़ रही होगी फास्फोरस को। तो एक बात बताओ, ये क्या करेगा? जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ से क्या खींचेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? अगर ये -2 है तो इस पे क्या आ जाएगा? +2। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑक्सीजन अपन को पता है -2 चार्ज रखता है, इसका क्या आ जाएगा? +2। इसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ,
बस यहाँ पर इतना देख लो कि ऑक्सीजन जो है वो -2 का चार्ज रखता है, ठीक है। और अगर ये -2 से खींच रहा है तो यहाँ पर +2 आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 से खींच रहा है मतलब +1 आ जाएगा, तो इसके ऊपर क्या है -1। तो ये टोटल हो गया। अब अगर हाइड्रोजन के केस की बात करें तो हाइड्रोजन के केस में आप देखोगे कि यहाँ पर ये इसको दे रहा है, मतलब इस पे आ जाएगा +1 और -1, क्योंकि +1 तो हाइड्रोजन का होता है, तो हाइड्रोजन का +1 है, इधर क्या आ जाएगा -1 और -1। तो ये कुछ चीजें भी अपन पढ़ेंगे वहां पर कि जब ऑक्सीजन की बात हो रही तो ऑक्सीजन वैसे अलग अलग रखता है, पर जनरली जो देखी जाएगी वो -2 देखी जाएगी। हाइड्रोजन की जो जनरली देखोगे वो +1 देखोगे, मेटल नॉन मेटल में अलग होती है, वो बात वही करेंगे। पर अभी के लिए याद रख लो, ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी है और हाइड्रोजन की +1, ठीक है। तो इससे हो जाएगा अपना क्वेश्चन सॉल्व। और यहाँ पर देखो +1 तो टोटल हो गया +3 और -2, मतलब कितना आ गया यहाँ पर 1 +1, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुकी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे हेल्प कर रही है वो समझ में आ गया होगा। देख लो भाई, समझ में आ चुका है तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो यार, एक और क्वेश्चन में यहाँ पर मान लो सेम दे देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर सारे के सारे OH दे दिए, OH OH OH। क्या करना है, सेम वही चीज, पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो वहां यहाँ तो वो 2 बॉन्ड से खींच रहा होगा, यहाँ एक बॉन्ड से एक बॉन्ड से एक बॉन्ड से, इट विल कैरी -1 यहाँ पर -2। तो टोटल अगर चार्ज फॉस्फोरस पे देखोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से -2 ले रहा है, मतलब इसके पास +2 छोड़ रहा होगा। अगर मान लो आपके पास 2 रुपए है, ठीक है, और मैं उन 2 रुपयों को ले रही हूँ, तो आपके पास क्या है, उन 2 रुपए का माइनस हो गया, लॉस हो गया, तो इसके पास वही तो लिख रही हूँ, 2 रुपए क्या हो गए, इसने दे दिए है तो +2 आ गया। प्लस चार्ज लगाते अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो, ठीक है। वैसे अगर इसने यहाँ पर इसको -1 दे दिया तो इस पे आया होगा +1 और ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा बच्चों, +5। तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें इस वाले मॉलिक्यूल में तो क्या हो जाएगी, +5, ठीक है। तो यही चीज बच्चों आपको याद रखनी है कि जब भी अपन ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा तो अपन उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ऐसे डायरेक्टली चेंज कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं। बाकी एक जो फॉर्मूला होता है वो अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, जब भी किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, X मान लेते हैं, बाकी के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को अपन को याद रखना पड़ता है। बाकी जो जनरल फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बच्चों वो पूरा खत्म हो चुका है। तो एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना भाई, 5 स्टार मार्क कर लेना यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मान लो अगर मैं पूछ लूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे बताओ N की ज्यादा है या Cl की ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा करोगे भाई बताओ। अब आपने देखा था Cl की वैल्यू 3 थी और नाइट्रोजन की वैल्यू भी 3 थी, यही देखा था भाई। चेक कर लो, डेटा अभी तक लर्न नहीं करा है तो कर लेना, अभी के लिए मैं बता देती हूँ। देख लो भाई, मैंने यहाँ पर वैल्यूज निकाली थी, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, ठीक है। ये वैल्यूज याद रखनी है। तो 3 अपन ने देख लिया था, यहाँ पर नाइट्रोजन की भी 3 है, क्लोरीन की भी 3 है। तो अब क्या करोगे, अब इस केस में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बताओगे। तो जब भी वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम आ जाए, बिल्कुल सेम आ जाए, तो Z इफेक्टिव पे चलना है। Z इफेक्टिव की बात करते हैं। Z इफेक्टिव में अगर आप देखोगे बच्चों तो नाइट्रोजन का क्या है, स्मॉल साइज होता है, ठीक है। सेकंड पीरियड का स्मॉल साइज होगा, इसका साइज लार्ज होगा। देखो यहाँ पर मान लो ये नाइट्रोजन है, इसका ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इसका तो साइज इतना होगा। क्लोरीन की बात करोगे तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर बिल्कुल दूर होगा, लार्ज साइज की वजह से। तो इसका मतलब अगर आप अट्रैक्शन की बात कर रहे हो तो अट्रैक्शन तो नाइट्रोजन में ज्यादा है, क्योंकि ये क्या है, साइज स्मॉल है तो न्यूक्लियस के पास है, और न्यूक्लियस के पास है तो न्यूक्लियस इस पे ज्यादा अट्रैक्शन लगा रहा होगा। जबकि यहाँ बात करोगे तो यहाँ अट्रैक्शन कम लग रहा होगा ड्यू टू लार्ज साइज। तो अट्रैक्शन कम है मतलब अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं कर सकते यहाँ से डिसाइड, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब किस पे होगा, Z इफेक्टिव पे चल जाएगा। और अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो भाई ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि जब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात होगी तो किस पे जाना है, Z इफेक्टिव पे जाना है। मान लो मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया और मैं पूछ रही हूँ पोलैरिटी का ऑर्डर, और पोलैरिटी के ऑर्डर में मैंने आपको दे दिया जो नाइट्रोजन फैमिली होती है आपकी, नानी, पापा, आशु, सब बीमार, है ना, यही होती है फैमिली।
अब इसमें मैंने पूछा है पोलैरिटी का ऑर्डर बताओ, तो आपको पता है मैंने बताया था इसका तो 3 होता है, इसका 2.1, मतलब अच्छी खासी पोलैरिटी होगी 0.9 की। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर इसका 2.12 है, 2.10 है, मतलब सिर्फ पॉइंट में आंसर आ रहा है, मतलब पोलैरिटी का मतलब यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो डिफरेंस निकाल रही हूँ इनका, उससे बता रही हूँ कि यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ देखोगे तो 0.1 आ जाएगा और यहाँ जाओगे तो 0.2 आ जाएगा। इसका मतलब अगर आप पोलैरिटी के ऑर्डर की बात कर रहे हो तो वो सबसे कम किसका हो जाएगा, इसका लीस्ट हो जाएगा। और लीस्ट होने का वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो बहुत कम आ रहा है, मतलब पीएच तो बिल्कुल लास्ट में भेज दोगे आप, फिर आ जाएगा आपका ASH, फिर आ जाएगा आपका SBH और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर NH। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो pH है उसमें अगर अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे तो वो बहुत कम आएगा, क्योंकि वैल्यूज में सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों अपने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पूरा खत्म कर लिया है। तो आइए अपन यहाँ पर बात करते हैं एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड से पहले बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर की। थोड़ा सा जनरल बता रही हूँ कि क्या होता है एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, दोनों यहीं पर बताऊंगी ताकि डिफरेंस समझ में आए। तो ये रहा आपका एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, और फिर अपन यहीं पर बात कर लेंगे बेसिक कैरेक्टर की। ठीक है भाई, तो अगर एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर की बात आ रही है तो इसका मतलब अपन नॉर्मल बहुत जनरल चीज समझते हैं कि एसिड वो है जो H+ देता है और बेस वो है जो क्या करता है OH- आयन देता है। तो अगर मैं किसी बेस की बात कर रही हूँ तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ क्या कि कोई XOH बॉन्ड है और उस XOH बॉन्ड में से मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया किसी बेस की बात कर रही हूँ, तो क्या मैं लिथियम जो फर्स्ट A ग्रुप है उसकी बात कर लूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है लीना की रब से फरियाद, इस ग्रुप की बात कर लो तो कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी भाई, बेसिक ही है ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो लिथियम जो है, लिथियम की बात हो रही है, यहाँ पर O है और OH, LiOH की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता होना चाहिए लिथियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बढ़ता है, इसका मतलब इसकी 1 ही होगी, 1 2 3 4 ऐसे ही जा रहा होगा, देखा भी था अपन ने वैल्यूज 1 फिर 0.5 से इंक्रीज हो रहा था। फिर ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन की होती है 3.5 और यहाँ पर होती है 2.1। तो अगर मैं बॉन्ड ब्रेक की बात करूं तो बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, जहां से बॉन्ड ब्रेकिंग कहां से होगी बच्चों, जहां से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जहां पर ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है, और यहाँ पर देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, मतलब बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी यहाँ से। अब समझ में आ गया क्यों बेस है ये, क्यों बेस है भाई, जैसे LiOH बॉन्ड की बात करी तो इसने क्या करा, इस बॉन्ड को ब्रेक करके Li+ बनाया प्लस OH- बनाया, और OH- कैसे पता चला क्यों बन रहा है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से अपन ने बॉन्ड क्लीवेज देख लिया, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा वो क्या होगा, बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, अगर पोलर होने की वजह से टूट गया होगा, जिसकी वजह से आपका Li+ और OH- आयन मिल गया। मतलब यहाँ से क्लियरली समझ में आ गया कि LiOH जो है वो क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर शो करता है। अगर मैं बात कर लूं बेसिक स्ट्रेंथ की, तो एक बात बताओ, अगर मैं डाउन द ग्रुप जा रही हूं और डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, ये बात अपन बार बार कर रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, तो क्या मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि जैसे ही मैं डाउन द ग्रुप अगर ऑर्डर देखूंगी, LiOH हो गया, फिर आपका मान लो NaOH हो गया, KOH हो गया, तो ऑर्डर भी इसी तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको LiOH, फिर आगे आपका NaOH, फिर आगे आपका KOH, RbOH, ठीक है, और उसके बाद CSOH। ठीक है, अगर मैं इनमें पूछ रही हूं कि मुझे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, यही होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ही पढ़ रहे हैं अपन, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ तो क्या होगा, तो इसका मतलब ऑर्डर का मतलब है जो जितना इजीली OH- दे दे, और अपन ने अभी देखा OH- कितना जल्दी निकलेगा वो डिपेंड करेगा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। मतलब यहां से आप क्लियरली एक चीज कंक्लूड कर सकते हो कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड जो है आपका वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। कौन सा वाला बॉन्ड की बात हो रही हो,
कौन से वाले बॉन्ड की बात हो रही है बच्चों? OH वाले बॉन्ड की। ये ध्यान रखना कि OH वाले बॉन्ड की बात कर रही हूँ कि OH वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो जाएगा इसका मतलब यहाँ पर ये बहुत अच्छा बेस बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो क्या होना चाहिए, जैसे ही आप ग्रुप में जा रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम हो रही है, इसका मतलब जो डिफरेंस है वो किसका ज्यादा आ जाएगा? सीजियम का। इसका मतलब यहाँ से आंसर जो हो जाएगा उसमें बेसिक स्ट्रेंथ की जब बात होगी, किसकी बात होगी? बेसिक स्ट्रेंथ की, तो बोला जाएगा जो CSOH है वो आपका बहुत ज्यादा बेसिक होगा। समझ में आ गया किस पर डिपेंड कर रहा है? XOH बॉन्ड में से जो OH इजीली दे रहा है उस पे बेस डिपेंड कर रहे हैं। सेम अगर अपन केस की बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर और एसिडिक कैरेक्टर के अंदर अगर बात करें तो क्या होगा? यहाँ पर भी वही है, XOH बॉन्ड है। अब यहाँ पर मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। और क्लोरीन के एग्जाम्पल में मैं बोल सकती हूँ क्लोरीन है, O है और H है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 3 होती है। यहाँ पर 3.5 है और यहाँ पर 2.1 है। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किस तरफ ज्यादा है, तो क्या बोल सकते हो? यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है क्योंकि 3 और 3.5 है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, मतलब जो बॉन्ड है वो यहाँ से क्लीव कर रहा होगा और H+ निकल रहा होगा। इसका मतलब ClO- बनेगा और प्लस यहाँ पर H+ निकल रहा है, और H+ जो देते हैं वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। हेंस मैं बोलूंगी ClOH एक एसिड है। मगर अगर मैं ऑर्डर स्ट्रेंथ की बात करूं और मान लो मैंने यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में मैंने दे दिया यहाँ पर है ClOH, यहाँ पर है BrOH और यहाँ पर है IOH, और मैं यहाँ पर आपसे पूछ रही हूँ कि इनका मुझे स्ट्रेंथ बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ। किसकी बात हो रही है भाई? एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो कैसे बताओगे? वही सेम चीज, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बताओगे। और आपको पता है ये कैसे ग्रुप की बात हो रही है? ये डाउन द ग्रुप जा रहा है। फिर कल बाहर आई आंटी, एक ही ग्रुप में डाउन द ग्रुप जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है यहाँ पर होगा, जैसे यहाँ पर अपने देखा 3, 3.5, 2.1। अब इन दोनों में देखना है ना? तो इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो और कम हो रहा होगा, और कम हो रहा होगा। इसका मतलब जो ये ज्यादा है ये क्या है? H+ के निकलने की टेंडेंसी होगी, और H+ निकलेगा तो सबसे अच्छे से जो निकलेगा वो ClOH से निकलेगा। क्यों? क्योंकि देखना, जैसे मैंने बताया था, आपको बताया था कि जो ब्रोमीन और हाइड्रोजन है ये दोनों ही निकलना चाहेंगे। यहाँ पर इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ना वो ज्यादा नहीं डिफर करेगा, क्योंकि एक जगह 4 आ गया, फ्लोरीन का 4 है, फिर क्लोरीन का 3 है, तो उसका 2.1 के आसपास ही होगा कहीं, तो दोनों की निकलने की टेंडेंसी ज्यादा है। ये चाहेगा कि मैं यहाँ से भी क्लीव हो जाऊं और यहाँ से भी क्लीव हो जाऊं, मतलब यहाँ पर जो H+ की कंसेंट्रेशन है वो कम होती जाएगी, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड क्लीव हो सकते हैं। सेम यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी ये दोनों बॉन्ड क्लीव होने चाहेंगे, और आयोडीन तो भाई बहुत जल्दी निकलना चाहता है, वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये तो बहुत जल्दी निकलना चाहेगा, तो इसका मतलब H+ की कंसेंट्रेशन यहाँ और भी कम हो जाएगी। तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं और मैं इनको फर्स्ट, सेकंड और अगर थर्ड दे रही हूं, तो मैं बोल सकती हूँ फर्स्ट विल बी द मोस्ट एसिडिक ग्रुप, देन सेकंड एंड देन थर्ड। और रीजन आप क्लियरली बता सकते हो कि यहाँ पर जैसे ही ब्रोमीन वाले केस की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? यहाँ से दोनों बॉन्ड क्लीव हो सकते हैं। एक तो ये जो ब्रोमीन वाला बॉन्ड है ये भी क्लीव होने को रेडी है, ये बोलेगा मेरी भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट ही सेम है, ये बोलेगा मेरी भी तो सेम है, मगर H+ ज्यादा अच्छे से निकल पाएगा इसलिए निकलेगा, मगर H+ की जो कंसेंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि Br भी अपना बॉन्ड भी क्लीव करवाना चाहता है। बोलते दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, क्यों ना मैं क्यों ना टूटू यहाँ से, तो वो दोनों टूटना चाह रहे हैं, इसी वजह से H+ की कंसेंट्रेशन कम हो गई। H+ की कंसेंट्रेशन कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगा, हेंस जो ये आपको आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर नोट पॉइंट लिख लो भाई। नोट पॉइंट क्या है? ये सिर्फ ऑक्सी एसिड्स की बात हो रही है, मतलब ये जो स्ट्रेंथ है ये किस पे एप्लीकेबल है? यहाँ पर लिख सकते हो एप्लीकेबल ऑन ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स कौन से होते हैं भाई? जिनमें ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है, ठीक है, याद रखना। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, OH कुछ और समझो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को प्लस कर रही हूँ तो ऑक्सी एसिड्स बन रहा है, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सी एसिड्स की बात हो रही है, हाइड्रा एसिड्स की बात नहीं हो रही है। जो HF HCl अपन ने पढ़ा है उनको अपन हाइड्रा एसिड्स बोलते हैं, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ऑक्सी एसिड्स की। तो उसमें ये कॉन्सेप्ट मत लगा देना कि H+ निकाल के ये कॉन्सेप्ट लगा दो, नहीं, वहां बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ वाला ही लगेगा कॉन्सेप्ट, यहाँ पर जब ऑक्सी एसिड्स की बात होगी तब लगेगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया।
तो बच्चों यहाँ तक अपन ने एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को समझ लिया है, तो जो अपना एक्चुअल टॉपिक था उसको समझते हैं, दैट इज बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं भाई, आइए इसको देखते हैं। बेसिक का मतलब अपने समझ लिया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा वो उतना जल्दी OH दे देगा, OH बॉन्ड क्लीव होगा और उसको अपन अच्छा बेस बोल देंगे। इसका मतलब यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, या सिंपली बोल दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, डिफरेंस तो तभी कम होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही थी, इसलिए सीजियम के सबसे ज्यादा बता रहे थे। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो उतना जल्दी OH दे देगा, मोर OH। गिव, इसको लिख सकते हैं गिव मोर OH इजीली, उतना जल्दी इजीली OH दे देगा, और हेंस इट विल बी मोस्ट बेसिक। उसको क्या बोल सकते हो, उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। ये सिंपल सा रेशो आप निकाल सकते हो। इस पूरे जो अपन ने पढ़ा है उससे कंक्लूजन जो निकल कर आ रहा है वो यही है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, क्या हो रहा है, साथ ही में वो उतना जल्दी OH दे पा रहा है और जो मोस्ट बेसिक बन जा रहा है। ठीक है, इसी में मान लो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया, बेसिक ऑक्साइड्स का ऑर्डर, या इसको ऐसे बोलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लिया, और वही आपको फैमिली दी। वहां पर मैं हाइड्रोक्साइड की बात कर रही थी, अब मैं ऑक्साइड्स की बात कर रही हूँ। उस केस में क्या करता, हाइड्रोक्साइड देखा था, अब ऑक्साइड देखना है। तो ऑक्साइड के लिए वही Li2O, लिथियम, हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है, यही लेंगे। अब अगर यहाँ पर यहाँ पर एक आपका Cesium-2O भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हेलिना की रब से फरियाद हो गया भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे ही आप यहाँ पर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को कंपेयर कराओगे तो क्या करना है, इसका मतलब देखना है कौन ज्यादा OH देगा। और अपन को पता है ये बात हो रही है ग्रुप की, ग्रुप में फर्स्ट ए ग्रुप है, और फर्स्ट ए ग्रुप में जब भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी वो क्या होगा, उतना जल्दी OH दे देगा। मतलब अगर मैं यहाँ से ऑर्डर पूछूं तो ऑर्डर क्लियरली मेरा आ जाएगा यहाँ से, बिकॉज सीजियम इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड अगर पूछ ले किसकी है तो वो सीजियम की निकल के आएगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वहां पर सबसे कम आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से समझ ले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम आएगी। ठीक है, तो ये आपका बेसिक ऑक्साइड होता है। अगर मान लो जो एग्जामिनर है वो है भाई आपका एग्जामिनर, तो ऐसा ही सोचता है कि बच्चे को मैं कैसे उलझाऊं, तो उसने क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लिया, और जो ऑक्साइड दे दी वो बेसिक दे दी। मान लो आपको सेकंड ए ग्रुप दे दिया, BO दे दिया, MgO दे दिया, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर, और BaO दे दिया, बाप रे। ठीक है, अब मान लो वो इसमें पूछ रहा है आपसे कि बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, इसने क्या कर दिया, पूरे कॉन्सेप्ट को रिवर्स कर दिया। आप सोच रहे हो बेसिक को एसिडिक क्यों पूछ रहा है, कुछ ज्यादा नहीं लगाना दिमाग, सिर्फ इतना सोचना है एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो ये जो लीस्ट बेसिक होगा उसकी बात कर रहा है। एक बात बताओ, ये तो बहुत जनरल सी बात है ना कि कोई अच्छा एसिड है मतलब वो बहुत वीक बेस होगा, और कोई वीक बेस है मतलब वो अच्छा एसिड होगा। क्या इस बात में कोई दोहराई नहीं है, नोट करके लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इस बात पे, तो नोट करके यहाँ पर लिख सकते हो, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसे अपन बोलते भी है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या बोल सकते हैं कि वो क्या होगा, वीक बेस होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोल रही हूँ कोई वीक एसिड है, इसका मतलब क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इस चीज को ही समझते हुए यहाँ पर आंसर देना है। जब वो एसिडिक ऑर्डर पूछ रहा है बेसिक ऑक्साइड्स में, क्या करोगे, जो आपका लीस्ट बेसिक है। अभी देखा था अगर बेसिक ऑर्डर की बात कर रहे थे तो बेसिक ऑर्डर आ रहा था BaO, क्योंकि यहाँ पर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ग्रुप के अंदर MgO, फिर यहाँ पर CaO, फिर आपका SrO, और ये BaO। तो जो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा वो इसका कंप्लीट रिवर्स आ जाएगा। और अगर एसिडिक ऑर्डर की बात करेंगे तो आपका सबसे पहले आ जाएगा BeO, फिर MgO, और फिर CaO, और फिर SrO, और आपका BaO। मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कि जब भी वो एसिडिक ऑर्डर पूछ रहा है किसी बेसिक ऑक्साइड में, तो जो बेसिक का ऑर्डर है उसको रिवर्स कर दो, कुछ नहीं करना है, बेसिक के ऑर्डर को रिवर्स करना है। अब यहां से अपन क्या है, एक और चीज पे चलते हैं और समझते हैं यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड्स को।
किसको समझते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स को। तो अपन ने जो एक क्लियर पिक्चर है वो ले ली थी कि एसिडिक वो है जो H+ दे रहा था, जितना जल्दी जो H+ वाला बॉन्ड है वो क्लीव होगा उतना जल्दी अच्छे से एसिड दे पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जो है पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट करके चलेंगे। आइए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मैंने यहाँ पर जो थर्ड पीरियड एलिमेंट है उन सबको ले लिया। ठीक है, जैसे आपके थर्ड पीरियड एलिमेंट की अगर अपन बात करें तो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका Na2O, उनकी ऑक्साइड्स ले लिए, थर्ड पीरियड की ऑक्साइड्स ले लिए। ठीक है, Na2O हो गया। फिर कौन आता है भाई यहाँ पर? यहाँ से अगर पीरियड में चलेंगे तो यहाँ पर आएगा MgO। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम आएगा तो Al2O3। ठीक है, फिर आपका सिलिकॉन आएगा तो SiO2। ठीक है, सिलिकॉन के बाद कौन सा ग्रुप आता है? भाई बोरॉन आता है, कार्बन आता है, फिर क्या आता है? नाइट्रोजन आता है, मतलब फास्फोरस की बात हो रही है, P2O5 आ जाएगा। फिर आपका कौन सी फैमिली आती है बच्चों? ऑक्सीजन फैमिली। सल्फर की बात हो रही है तो SO3 आएगा। ये सबके ऑक्साइड्स लिख रही हूँ मैं, पूरे जो आपके थर्ड पीरियड के यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। थर्ड पीरियड की ऑक्साइड्स ले रही हूँ मैं। ठीक है, अब देखना कैसे इसमें एसिडिक ऑर्डर का स्ट्रेंथ निकालूंगी। SO3 आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा? आपका एक जो बचता है वो है क्लोरीन। क्लोरीन के लिए लिख लो Cl2O7। तो ये इनकी ऑक्साइड्स ले ली मैंने। अब मुझे बताना है एसिडिक ऑर्डर। एक बात समझो, जब भी ऐसा कुछ आए ना, क्या करना है? प्लस चार्ज निकाल लो। प्लस चार्ज निकालना मैंने आपको जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन पढ़ाई थी उसमें सिखाया था। कैसे प्लस चार्ज निकालोगे? ऑक्सीजन 1 है तो कितना प्लस आएगा? यहाँ पर ये -2 लगा रहा होगा, -2 है मतलब इस पे +2 लगेगा, पर +2 भी किस पर लगेगा? 2 सोडियम के मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब +2 का भी क्या हो जाएगा? +2 का भी डिवाइड 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो +1 आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। +1 क्यों आया है? हालांकि इसमें -2 इसमें +2 आएगा, पर 2 सोडियम है इसलिए उसका भी डिवाइड बाय 2 कर दिया तो +1 आ गया। सेम यहाँ पर अगर -2 है तो यहाँ पर क्या होगा? +2। तो इसका चार्ज भी क्या हो जाएगा? +2। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रही हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2 निकल जाएगी। तो याद रखना, जब भी एसिडिक ऑक्साइड्स की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना। कैसे निकालनी है वो मैंने बता चुकी हूँ ऑलरेडी एप्लीकेशन में, और वहीं से आंसर आ जाएगा। पहले सबकी निकाल लेते हैं फिर देखेंगे भाई आंसर कैसे आएगा। जैसे यहाँ पर बात करूंगी तो क्या है? ऑक्सीजन की कितनी होगी? -2 होती है, और अगर 3 × -2 कर दूंगी तो कितना हो जाएगा? -6। ये -6 लगाएगा तो ये +6 लगा रहा होगा, प्लस मगर +6 में 2 एल्यूमिनियम है तो बाय 2 कर दूंगी, इसका मतलब +3 आ जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पर देखोगे तो ऑक्सीजन कितनी है? 2 है, मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन में यहाँ पर जो चार्ज लग रहा होगा वो लग रहा होगा -4। 2 × 2 4 हो गया होगा, और यहाँ पर जो लग रहा होगा वो +4 लग रहा होगा तो एज इट इज +4 लिख दिया। वैसे यहाँ पर बात करोगे 5 × 2 मतलब यहाँ पर जो चार्ज लग रहा होगा वो -10 का लग रहा होगा, इस पे जो लगेगा वो +10 लगेगा, पर 2 फॉस्फोरस है तो डिवाइड हो जाएगा +5। ऐसे ही इसका +6 और +7 सबके लिए निकाल लेना। और सिर्फ यहाँ पर एक सिंपल सी बात लिखनी है जो याद रखनी है, और वो क्या है? जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे, ये अपन ने देखा भी था, Z इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज ही होता है। Z इफेक्टिव इज पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्स प्रोपोर्शन होता है नेगेटिव चार्ज के। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगा तो एसिडिक ऑर्डर भी बढ़ेगा। मतलब याद रखना, यहाँ पर सिर्फ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है वो कैसे निकालनी है? पॉजिटिव चार्ज से निकालनी है, जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने पे आ जाएगी। और अगर यहाँ से मैं ऑर्डर पूछूं तो ऑर्डर में देख लो, प्लस चार्ज जहां पर ज्यादा है उसका ऑर्डर मतलब सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cl2O7 इज द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड्स ओवर हियर। ठीक है, तो इस तरीके से करने हैं। मान लो एक और क्वेश्चन दे दिया मैंने, यहाँ पर एक दे दिया आपको HClO, एक पे दे दिया HClO2, HClO3 और HClO4। अब एक बात बताओ, अगर मैं ऑक्सीजन बढ़ा रही हूँ इसका मतलब माइनस बढ़ रहा होगा, माइनस बढ़ेगा तो क्लोरीन पे भी प्लस बढ़ रहा होगा। तो इस पे अगर +1 है, इस पे +3 निकाल के देख लेना, यही आएगा। +5 है और +7 है, बताया मैंने कैसे निकालना है, बस उसी तरीके से निकाल लेना। जैसे ही निकालोगे प्लस बढ़ रहा है मतलब क्या बोल दोगे? दिस विल बी द मोस्ट एसिडिक। बस सिंपल सा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसी तरीके से निकालना है। तो अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ और एसिडिक ऑक्साइड जो बेसिक ऑक्साइड्स पढ़ ली है, तो क्या अपन यहाँ पर एक नोट लगा के लिख सकते हैं कि आपने क्या चीज जो ऑब्जर्व करी है, बस उन्हीं को लिखेंगे। कि जैसे देखा एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक की सारी ऑक्साइड्स बेसिक थी, तो आप एक यहाँ से एक कंक्लूड करके पॉइंट लिख सकते हो, एस ब्लॉक ऑक्साइड्स
आर ऑल बेसिक। जब भी एस ब्लॉक की कोई सी भी ऑक्साइड दे दे तो आपको बोलना है बेसिक। मगर जैसी पीरियोडिक टेबल बनाई थी मैंने एक एक्सेप्शन बताया था जो कि है आपका बेरिलियम का ऑक्साइड, बिकॉज इट इज एम्फोटेरिक। मतलब ये बेसिक तो होता है, ऐसा नहीं है कि बेसिक नहीं है, मगर एसिडिक भी है। एम्फोटेरिक क्या होता है, जो एसिडिक और बेसिक दोनों शो करता है। अब ये चीजें आपको फंसाएगी एम्फोटेरिक वाली। तो आइए सेकंड पॉइंट में जितनी भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर उनको लिख लेते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के लिए एक ट्रिक बताऊंगी, ट्रिक को याद रखना, हमेशा याद रहेगी। ट्रिक क्या है भाई, देख लो। ट्रिक है इसकी, पंजाबे अली गाना सुनाओ कार में। हिंदी में लिख देती हूँ यहाँ पर ताकि सबको लर्न हो जाए। क्या है, पंजाबे अली गाना सुनाओ कार में। कार में गाना सुनाना है पंजाबे अली को। इसका मतलब यहां से समझ में आ गया, ये जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं इनकी जितनी भी ऑक्साइड्स होगी और हाइड्रोक्साइड्स होगी, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, OH भी लगा दोगे तब भी सारी की सारी क्या होगी, एम्फोटेरिक। तो याद रखना इसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड दोनों बेसिक है। इसमें एक और चीज आएगी, थोड़े बहुत एलिमेंट्स और हैं, जैसे एक तो है आपका AS2O3, ठीक है, एक है आपका V2O5, एक है आपका Sb2O5। इनको भी याद रखना, इनके भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों क्या होंगे, एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। एंड एम्फोटेरिक का मीनिंग है बिहेव एज बोथ एसिड एंड बेस, दोनों की तरह बिहेव करेंगे। एसिड की भी प्रॉपर्टी शो करेंगे, बेस की भी प्रॉपर्टी शो करेंगे, एंड हेंस गिवन द नेम एम्फोटेरिक। ठीक है, तो इनको याद रख लेना, बस ये एक छोटी सी ट्रिक याद रख लेना। एम्फोटेरिक वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। बेसिक में याद रखना है कि एस ब्लॉक के सारे ऑक्साइड्स आ जाएंगे। तो बच्चों यहीं पर अपन बात कर लेते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स की भी। सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना, ये सारी क्या है, पी ब्लॉक की है। मतलब एस ब्लॉक तो अपना क्या है, पूरा बेसिक है। पी ब्लॉक में आपने देख लिया कौन कौन एम्फोटेरिक है। और इसी के बाद अगर मैं बात करूं आपकी कौन सी ऑक्साइड्स की, न्यूट्रल ऑक्साइड्स की, इसी में अपन नोट पॉइंट में कंक्लूड कर रहे हैं। जो न्यूट्रल ऑक्साइड है वो कौन कौन सी, ये भी याद रखनी पड़ेगी। CO, NO, N2O और H2O, दीज आर योर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ना एसिडिक बिहेवियर शो करेगी ना बेसिक बिहेवियर शो करेगी। अब जैसे अपन ने SPB इन S और P ब्लॉक की बात करी है तो D ब्लॉक की भी कर लेते हैं यार, इसको क्यों छोड़ेंगे। D ब्लॉक में बच्चों यहाँ पर समझ लो, जब भी D ब्लॉक की बात होगी तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है। D ब्लॉक में क्या होगा बच्चों, D ब्लॉक में जो जैसे अपन बात कर रहे हैं, मान लो क्रोमियम की, और एक अपन बात करते हैं मैंगनीज की। ठीक है, तो अगर क्रोमियम के ऑक्साइड्स की बात हो रही है तो मान लो एक तो सिंपल क्रोमियम का ऑक्साइड हो गया, फिर इसी में Cr2O3 हो सकता है। ठीक है, फिर एक हो सकता है आपका CrO2 और एक CrO3। ये चार ही इसके ऑक्साइड्स बन सकती है। मैंगनीज की बहुत सारी बनती है भाई, मैंगनीज के ऑक्साइड्स को देख लेंगे एक बार, इसकी बहुत सारी बनेगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंगनीज की एक तो सिंपल ऑक्साइड है जैसे इसमें है, एक आपकी बन सकती है Mn3O4। एक क्या करना है, अब याद रखना, इसी में से एक एक को हटा दो, Mn2O3, MnO2 और एक होती है आपकी Mn2O7। ये ऑक्साइड्स को याद रखना है। और इन ऑक्साइड्स में जो प्लस चार्ज है ना बच्चों, वो बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे जाने पे प्लस चार्ज बढ़ रहा है, याद रखना। और प्लस चार्ज बढ़ेगा तो एसिडिक ऑक्साइड्स होंगी, इसका मतलब प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो दीज टू आर एसिडिक। कोई दिक्कत नहीं है बोलने में, ठीक है, क्योंकि प्लस चार्ज में बोल रही हूँ बढ़ रहा है। और अगर इन दोनों की बात करें तो दीज टू आर बेसिक। तो याद रखना डी ब्लॉक में जब भी अपन ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं तो ये वाली तो होगी बेसिक, वो होगी एसिडिक। और जब बीच वाले की बात करेंगे तो बीच वाली कैसे निकल जाएगी आपकी, एम्फोटेरिक। तो अब आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए एम्फोटेरिक से या फिर एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल ऑक्साइड से तो क्या गलत होगा, नहीं, सारी ट्रिक बता चुकी हूँ। एम्फोटेरिक के लिए याद रखना पंजाब अली गाना सुनाओ कार में, प्लस ये जो भी आपकी डी ब्लॉक की एम्फोटेरिक है ये वाली। ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड जो है वो तो सिर्फ आपकी चार ही है, यही है CO, NO, N2O और H2O। जो बेसिक ऑक्साइड है वो एस ब्लॉक की होगी। और पी ब्लॉक में अगर देखें तो एम्फोटेरिक है, और डी ब्लॉक में आपकी चार्ज जैसे बढ़ रहा है पॉजिटिव तो क्या होगा, वहां पर ऑक्साइड एसिडिक होगी, यहाँ पर बेसिक होगी, और जितनी भी बीच वाली उसकी पॉसिबल बन सकती है वो सारी की सारी क्या होगी, एम्फोटेरिक। ठीक है, तो इससे अपना एसिडिक, बेसिक और जितना भी ऑक्साइड वाला कॉन्सेप्ट था वो तो क्लियर हो गया। तो बच्चों अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं अपने बोन हेबर साइकिल की। हालांकि दिस इज
द फिजिकल केमिस्ट्री टॉपिक, मतलब ये आप इसको थर्मोडायनेमिक में फिजिकल केमिस्ट्री के टाइम पे बहुत अच्छे से डिटेल में समझने वाली हो, मगर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग जो पावर है उसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा ओवरव्यू देना पड़ेगा कि बोन हेबर साइकिल क्या होता है। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले मान लो मैंने यहाँ पर Na+ लिया और यहाँ पर मैंने मान लो Cl2 लिया, ठीक है, Na+ नहीं, सोडियम लिया, Cl2 लिया और इससे मैं बना रही हूँ NaCl। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर जो मैंने सोडियम लिया है वो क्या है, सॉलिड है, और यहाँ पर भी मैंने जो क्लोरीन लिया है वो भी क्या है, सॉलिड है। अब मुझे यहाँ पर एक चीज बताओ, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। जब मैंने सोडियम और Cl2 से NaCl बनाया है, यहाँ पर हाफ भी लगा देना बच्चों, ठीक है, एक Cl ही मिल रहा है अपन को तो हाफ भी लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो कि जब अगर मैं ऐसे जा रही हूँ रिएक्शन में या फिर मैं किसी और पाथ से होकर ऐसे जा रही हूँ तो क्या कुछ डिपेंडेंसी है, नहीं है। रिएक्शन की जब भी बात होगी तो एक चीज याद रखना, और इसको आप थर्मोडायनेमिक में बहुत अच्छे से समझोगे। अभी सिर्फ इतना याद रख लो कि जब भी रिएक्शन की बात हो रही है तो रिएक्शन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पर नोट लिखा के लग लो, जब भी रिएक्शन की बात होगी तो रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन का मतलब किस तरीके से जा रहा है, तो वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि आप किस पाथ पे जा रहे हो, बस जो मिलना चाहिए वो प्रोडक्ट मिलना चाहिए। अगर ये पाथ इंडिपेंडेंट है तो मैं यहाँ पर अगर कोई और तरीका यूज करूं तो वो भी सेम तरीका ही होगा, दोनों से बन तो सेम ही चीज रही है। मान लो यहाँ पर मैंने सोडियम को यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, सॉलिड में है तो गैस में चेंज करूंगी, और गैस में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर सब्लिमेशन एनर्जी दूंगी इसको। सब्लिमेशन एनर्जी में आपको पता है कॉपर की जिसे बात करते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैस में। तो जैसे ही सब्लिमेशन एनर्जी दी तो क्या हो जाएगा, ये गैस में चेंज हो जाएगा। फिर मैंने क्या करा बच्चों, सब्लिमेशन एनर्जी देकर गैस में चेंज कर लिया। अब मुझे यहाँ पर इसका क्या बनाना है, इसको प्लस बनाना है। प्लस को बनाने के लिए आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो इस गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके Na+ बना रही हूँ, मतलब क्या लग रहा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी लग रही होगी। और सेम बात यहाँ पर आप करोगे जब क्लोरीन के केस की बात करोगे। क्लोरीन में क्या होगा, 2 Cl है, मतलब यहाँ पर आपको बॉन्ड को डिसोशिएट कराना पड़ेगा। बॉन्ड डिसोशिएशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ाया है। तो बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी में बाय 2 क्यों कर रहे हो, क्योंकि 2 क्लोरीन की बात हो रही है, अपन को सिर्फ एक क्लोरीन को बनाना है, तो इसलिए बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी बाय 2 कर दिया, जिससे आपको क्लोरीन गैसियस स्टेट में मिल गया। अब क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना, इस क्लोरीन से क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है, और इलेक्ट्रॉन का ऐड करने को आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पर Cl- बन गया। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ से Na+ और Cl- को मिलाकर अगर मैं NaCl बना रही हूं तो क्या कोई दिक्कत की बात है, नहीं। यहाँ से भी सेम हो रहा है, यहाँ से भी सेम हो रहा है, तो इसको क्या बोल दोगे, इसको बोल दोगे लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी क्या है बच्चों, डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, पर यहाँ पर समझ लो लेटिस एनर्जी का मतलब है जब भी कोई 2 आइसोलेटेड गैसियस एटम और अनायन, केटायन और अनायन मिलकर एक पूरा आपका लेटिस फॉर्म करते हैं NaCl, तो उसको बोलते हैं लेटिस एनर्जी। क्या होती है लेटिस एनर्जी, जब आपका जो केटायन है गैसियस और जो आपका अनायन है गैसियस, वो दोनों ऐड होकर जब एक क्या करते हैं, एक NaCl आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो उस टाइम पे जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी। और ये भी क्या है, एक रिलीज एनर्जी है। लेटिस एनर्जी कैसी रिलीज एनर्जी है, जो निकलती है एनर्जी वो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि जो लेटेस्ट एनर्जी है वो आपकी रिलीज एनर्जी है, मतलब नेगेटिव में होगी। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इस प्रोसेस में आपने जो ये वाला प्रोसेस इसमें क्या करा है, सिर्फ ΔF फॉर्मेशन लगाया, मतलब इन दोनों से फॉर्मेशन आपका जो एंथैल्पी है वो निकल जाएगा और NaCl फॉर्म हो जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस में आपने क्या करा है, तो क्या अगर अपन यहाँ से ΔHF की वैल्यू पूछे तो क्या वो हो सकती है यहाँ पर इन सब की इक्वल, क्यों नहीं हो सकती भाई। एक आप नोट लिख कर देख लो इसको, ये क्या है, आप थर्मो में पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। हैश लो पढ़ते हो, और वो हैश लो क्या होता है भाई, मतलब कोई रिएक्शन है ना, मान लो ए है, ए से आपने बी बनाया, ठीक है, और यहाँ पर जो रिएक्शन थे उसमें आपने एक एंथैल्पी दी ΔH, यहाँ पर गए, यहाँ पर H1 करा, H2 करा और फिर ये प्रोसेस बनाया, तब भी सेम है। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि ΔH जो है वो H1 + H2 के बराबर होगा। डिपेंड नहीं करता पाथ क्या है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या ये सेम चीज मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकती हूँ, भाई कर सकती हूँ। अगर मुझे ΔHF निकालना है तो मैं बोल सकती हूँ ΔHF की जो वैल्यू है वो क्या होगी भाई, ΔHF की वैल्यू मेरे लिए यहाँ पर इन सब का प्लस और क्या हो जाएगा
टोटल ये निकल जाएगा। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ डेल्टा HF है, डेल्टा SB पहले तो सब्लिमेशन एनर्जी है, फिर आयनाइजेशन एनर्जी है, फिर आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2 है, फिर क्या करना था आपको, जो ये याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो नेगेटिव होती है, मतलब यहाँ पर डेल्टा HEG नेगेटिव आएगा, प्लस यहाँ पर नेगेटिव लेटेस्ट एनर्जी आएगा। और इस पूरे से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर निकाल सकते हो बोन हेबर साइकिल में इस तरीके से दिया जाएगा। अब बहुत बार क्या दे देगा, वो आपको ऐसा डायग्राम दे देगा, इन सब की वैल्यूज फिजिकल में पढ़ोगे, इन सब की वैल्यूज दे देगा, और वैल्यूज देकर फिर यहाँ पर आपको ये टोटल कैलकुलेट करना होगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब समझो भाई मैंने समझाया क्यों है, ये इतना बड़ा रायता क्यों फैलाया है, क्योंकि मुझे बताना है आपको रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, अब रिड्यूसिंग पावर के लिए मैंने बोला था अगर जनरली देखा जाए तो वो आयनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है, पर एंटायरली डिपेंड नहीं करती, वो एक और चीज पर डिपेंड करती है, और वो क्या है आइए उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो रिडक्शन के लिए मैंने यूज करा था कि जब M है उस M से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल के M+ एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे और ऑक्सीडेशन कराओगे, यही बोला था। ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसको बोलते हो कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि जो एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद वो काम नहीं करते, करवाते हैं। मतलब अगर उसको रिड्यूस करवाना है तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और फिर ही रिड्यूस करा रहा होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी थी रिड्यूसिंग पावर में। अब एक बात बताओ, या तो मैं इस प्रोसेस से जाऊं, है ना, या फिर मैं यहाँ पर करूं कि जो ये M है यहाँ पर डेल्टा सब्लिमेशन एनर्जी दूं, डेल्टा HSB, और उस सब्लिमेशन से मैं इसको सॉलिड से किस में कन्वर्ट करा दूं, गैस में, फिर मैं इसको आयनाइजेशन एनर्जी दूं और उस आयनाइजेशन एनर्जी से मैं क्या कर दूं, M+ फॉर्म करवा दूं, और उस M+ से मुझे क्या बनाना है, यहाँ पर M बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या दूंगी, यहाँ पर ये एक्वस में होता है बच्चों, याद रखना, ये सॉलिड में होता है और ये क्या होता है, एक्वस में होता है, तो मैं यहाँ पर दूंगी हाइड्रेशन एनर्जी। एक और नई टर्म आ गई भाई, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है। तो बच्चों जो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी जब एक मोल ऑफ जो आपका आयनिक कंपाउंड है वो डिसॉल्व हो रहा है किसी पोलर सॉल्वेंट में, मतलब ये सॉलिड से एक्वस, एक्वस का मतलब है इसको आपने H2O में डाला होगा और ये पोलर बना होगा, और सॉरी क्या बना होगा, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर कैसा बना है, यहाँ पर M+ एक्वस बना है। इसका मतलब किसी भी चीज को जब वाटर के अंदर डाल रहे हो तो जो एनर्जी हो रही है, रिलीज हो रही है, आयंस बन रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी भी यहाँ पर कैलकुलेट होगी, और यहाँ से अगर मैं कंक्लूड करूं और मैं निकालना चाहूं यहाँ से जो डेल्टा HF है, इसको क्या बोलेंगे, इसको अभी अपन ने देखा था बोन हेबर साइकिल में HF बोल रहे थे। तो अगर मैं यहाँ से HF कैलकुलेट करूं तो कितना आ जाएगा भाई, पहले तो आ जाएगा ये डेल्टा HSB, ठीक है, प्लस आ जाएगा आपका आयनाइजेशन एनर्जी भी पॉजिटिव ही होता है, देख लिया था अपन ने, और माइनस क्योंकि आपका हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो माइनस में रहेगा। दिस इज मैंने क्या बोला है, अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी, रिलीज एनर्जी मतलब यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये किस में होगा, नेगेटिव होगा। तो ये चीजें बताऊंगी, मैं पूरी डेफिनेशन लिखूंगी, तो ये चीजें याद रख लो। जब भी मैं बात करूं रिड्यूसिंग पावर की तो ये किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करेगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए। मान लो मैं लिथियम की बात कर रही हूँ, हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पूछूं ये आपका Li+ है, K+ है, Rb+ है, CS+ है, मैंने पूछ लिया रिड्यूसिंग पावर बताओ, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर बताने के लिए आप अगर यहाँ पर सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी से तो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सीजियम आंसर आ जाएगा। फिर आयनाइजेशन एनर्जी अपन ने देखा था डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज हो रही थी, इसका मतलब यहाँ पर सीजियम आंसर आना चाहिए था सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे, पर अभी अपन ने यहाँ पर कंक्लूड करा है रिड्यूसिंग पावर इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन आयनाइजेशन एनर्जी पे, तो डिपेंड ही करती है, हाइड्रेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करेगी। मतलब अगर मैं यहाँ से कंक्लूड करूं तो लिथियम की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगी। कैसे ज्यादा होगी भाई, आइए देख लेते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर लेती हूँ, इसकी डेफिनेशन से ही समझ में आएगा, वरना ऐसे तो समझोगे भाई क्या हो रहा है ये। तो हाइड्रेशन एनर्जी होता है अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी, अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को क्या करा है आपने, व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड
इज डिजॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट, मतलब सिर्फ क्या करना है, एक कोई आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, मान लो मैंने NaCl की बात कर रही हूँ, NaCl को लिया आपने और उसको H2O के अंदर डाला और जो इससे एक्वस बना है उसकी बात हो रही है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। मतलब मान लो अगर मैं लिथियम के लिए बात कर रही हूँ तो लिथियम का क्या है, साइज बहुत छोटा है। एक बात बता सकते हैं भाई, स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है तो मतलब जैसे ही मैं इसको वाटर के अंदर डालूंगी ये क्या करेगा, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल से आके अटैच हो जाएगा और यहाँ से बहुत बड़ा, यहाँ से आपका ये ऐसे OH से अटैच हो जाएगा, यहाँ पर भी OH से अटैच हो जाएगा और ऐसे करके इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा आ जाती है और बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी आ जाती है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसको जब डिटेल में समझेंगे तब समझ में आ जाएगा। एक छोटी सी चीज याद रखो, जिसकी साइज जितनी छोटी है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा है। लिख लेते हैं भाई, साइज अगर स्मॉल है, साइज छोटी है तो जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो याद रखना, जिसकी भी साइज छोटी होगी उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा। मतलब जब अपन यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं कि लिथियम और इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, तो बीइंग अ स्मॉल साइज एलिमेंट, इसका क्या है, साइज स्मॉल है और स्मॉल साइज की वजह से जो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा, और जिसकी वजह से लिथियम इज द मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट in the entire periodic table. It is the most stable reducing agent, मतलब आपसे सॉरी मोस्ट क्या, स्ट्रॉन्ग, क्या बोलोगे इसको, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर कोई पूछ ले सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या है तो क्या बोल दोगे, लिथियम। लिथियम पूरी एंटायर, इसको लिख सकते हो इन पीरियोडिक टेबल, पूरी एंटायर पीरियोडिक टेबल में इट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों आया, क्योंकि इसकी जो हाइड्रेशन, रीजन कोई पूछ ले, रीजन याद रखना भाई, रीजन गलत मत दे देना कि आयनाइजेशन एनर्जी से दे दो, नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से तो सीजियम आना चाहिए था। मतलब यहाँ से रीजन हो जाएगा ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा है। आ गया भाई समझ में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम ऐसा अगर मैं यहाँ पर करना चाहूँ ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए तो सेम चीज हो जाएगी, वही बोन हेबर साइकिल पूरा मैंने सिर्फ ये दो चीजों को समझाने के लिए बताया है। और वो है भाई ऑक्सीडाइजिंग पावर में क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग पावर अपन को पता है ऐसी चीज जो क्या करती है, खुद तो रिड्यूस हो रही है पर दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा रही है। मतलब अगर मैं यहाँ पर x की बात कर रही हूँ तो x से जो बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, x माइनस बन रहा होगा, ए बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन का ऐड हो रहा होगा, हाफ x2 लिख दो, इसको हाफ लिख लो, ठीक है। तो हाफ x से मान लो मैं एक x बना रही हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, हाइड्रेशन हो रहा हो, सॉरी हाइड्रेशन क्या क्या बन रहा होगा, x माइनस बन रहा होगा और इसका मतलब है कि रिडक्शन हो रहा होगा। और रिडक्शन होगा तो जो रिडक्शन करवाता है वो खुद क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसकी बात हो रही है। तो अगर मैं यहाँ इस x में क्या करूं बच्चों, इसका बॉन्ड x2 है यहाँ पर, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2 कर दूं तो ये क्या कर देगा, यहाँ से x बना देगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। x का जो x का बॉन्ड है वो टूट जाएगा और टूट कर x बन गया। x में जैसे ही यहाँ पर क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डेल्टा H ही डालोगे तो x माइनस बन जाएगा, x माइनस सॉलिड में है, सॉलिड से एक्वस में चल जाएगा जैसे ही इसको हाइड्रेशन एनर्जी दोगे। कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज कर रहे हैं जो बोन हेबर साइकिल में करिए, बस वही चीज यहाँ पर रिपीट हुई है। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर वही इसका डेल्टा HF, ये डेल्टा HF होता है, डेल्टा HF लिखना है। डेल्टा HF क्या होगा बच्चों, डेल्टा HF इसका निकल के आ जाएगा, पहले तो आ जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2, फिर क्योंकि आपको याद है ये भी रिलीज एनर्जी होती है तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर देखना फॉर्मूले में ये नेगेटिव में आ जाएगा, क्या है आपका डेल्टा HEG, और आपका जो यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी है वो भी नेगेटिव में आ जाएगा। और ये बता रहा है आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर। इसका मतलब अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछूं तो वो सिर्फ किस पर डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिपेंड नहीं करता, साथ ही में वो हाइड्रेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करेगा। तो याद रखना यही चीज की बात हो रही है। मान लो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर इसके ऊपर भी, अगर मैंने पूछ लिया F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है, इनमें से बताओ मुझे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
हाइड्रेशन एनर्जी में मैंने आपको एक चीज समझा दी कि जिसकी साइज छोटी उसका क्या होगा, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी मोटी। तो ये याद रखना, जिसकी साइज छोटी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी मोटी, तो इसका मतलब इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पर सिर्फ आप डेल्टा HEG वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे, उसके हिसाब से तो आयोडीन आंसर आना चाहिए था। और जैसे ही हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो कि F2 इज द स्ट्रॉन्ग, जैसे वैसे वहां पर लिथियम के लिए करा था, सेम यहाँ पर हो जाएगा, दिस इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। और इसका मतलब यहाँ से आप रीजन लिख सकते हो, जब भी कोई रीजन पूछेगा सिर्फ आयनाइजेशन एफिनिटी के बाद, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात नहीं करनी है, रीजन में वहां पर क्लियरली बोलना है ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो हाई है, इसीलिए यहाँ पर ये बात हो रही है। एक और चीज बता देती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर लेटेस्ट एनर्जी का बार बार डिस्कशन करा है, तो एक बार मैं लेटेस्ट एनर्जी भी आपको बता देती हूँ क्या होती है भाई। लेटेस्ट एनर्जी होती है बच्चों आपकी, हाइड्रेशन एनर्जी हो गया है तो यहीं पर लिख लेते हैं। लेटेस्ट एनर्जी क्या होगा, वही है अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी, अमाउंट ऑफ, क्योंकि बच्चे क्या डेफिनेशन जब तक लिखो नहीं ना तब तक समझेंगे नहीं, तो इसीलिए इसको डेफिनेशन को भी लिख लेना, तभी जाके कॉन्सेप्ट याद रहेगा। अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड is formed from gaseous cation and anion। यही करा था अपन ने, मैंने बताया था लेटेस्ट एनर्जी क्या है, gaseous cation and anion से जब आप, इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे आप Na+ जो है आपका गैसियस और जो आपका NCl- है गैसियस, इन दोनों से जब NaCl बनाओगे तो जो एनर्जी निकलेगी उसको बोलेंगे, सॉरी हाइड्रेशन नहीं, क्या बोलेंगे, लेटेस्ट एनर्जी, LE लेटेस्ट एनर्जी बोलेंगे। तो ये चीजें अपन ने बच्चों कंक्लूड कर लिए। बोन हेबर साइकिल क्यों पढ़ा है याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूसिंग पावर को समझने के लिए कि रिड्यूसिंग पावर सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती, किस पर डिपेंड करती है, साथ ही में डिपेंड करती है वहां पर हाइड्रेशन एनर्जी पे, और ऑक्सीडाइजिंग पावर भी सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिपेंड नहीं करती, साथ ही में डिपेंड करती है हाइड्रेशन एनर्जी पे। ठीक है, तो यही चीज पढ़नी थी। तो यहाँ पर अपना जो लेक्चर है वो खत्म होता है बच्चों। अब नेक्स्ट चैप्टर जो अपन पढ़ने वाले हैं वो केमिकल बॉन्डिंग होगा। थैंक यू सो मच।